रात की सच्चाई में। मैं हूं आपका होस्ट और आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रात के सन्नाटे में पुराने रेडियो या हेडफोन पर आवाज़ें सुनना पसंद करते हैं। आज की कहानी है अधूरी चीख। निखिल एक साउंड इंजीनियर था। उसका काम था पुरानी फिल्मों और ऑडियो टेप्स को साफ करना और उन्हें फिर से नया बनाना। निखिल को शोर शराबे से नफरत थी, इसलिए उसने शहर के छोर पर एक पुराना मकान लिया था जहां वो रात भर अपना काम करता था। एक रात उसके पास एक बहुत ही पुराना जंग लगा हुआ मेटल का बॉक्स आया। उसके अंदर एक काली रील थी जिस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक तारीख लिखी थी, 14 अक्टूबर 1964। निखिल ने जब उस रील को अपने प्लेयर पर चढ़ाया तो पहले कुछ मिनट सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक धीमी सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से भारी सांसें ले रहा हो। निखिल ने हेडफोन के वॉल्यूम को बढ़ाया। अचानक उसे एक औरत की दबी हुई चीख सुनाई दी। वो चीख साधारण नहीं थी। उसमें इतना दर्द था कि निखिल के कानों में चुभन होने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो चीख कभी पूरी नहीं होती थी। वो बीच में ही ऐसे कट जाती थी जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। निखिल को लगा कि शायद रील खराब है। उसने उसे डिजिटल सॉफ्टवेयर पर डाला और साउंड वेव्स को चेक किया। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। साउंड वेव के पैटर्न में इंसानी चेहरे जैसी आकृति बन रही थी, जिसका मुंह चीखने के लिए खुला हुआ था। उस रात के बाद से निखिल के घर का माहौल बदलने लगा। उसे महसूस होता कि जब वो हेडफोन उतारता है तब भी वही अधूरी चीख उसके कमरे के कोनों से आ रही है। वो रात को सोने की कोशिश करता तो उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती। उसने तय किया कि वो इस रील का रहस्य जानकर ही दम लेगा। उसने रील को फिर से चलाया और इस बार उसे स्लो मोशन में सुना। बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज़ आई जो बड़ी ठंडी आवाज़ में गुनगुना रहा था। निखिल ने ध्यान से सुना। वो आदमी उसी मकान का पता बोल रहा था जहां निखिल अभी रह रहा था। अचानक रिकॉर्डिंग में वही औरत चिल्लाई, निखिल पीछे मत मुड़ना, वो अभी भी वहीं खड़ा है। निखिल के हाथ पांव फूल गए। रिकॉर्डिंग 1964 की थी, तो उस औरत को उसका नाम कैसे पता था? तभी उसके कमरे की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, सिवाय उसके लैपटॉप की स्क्रीन के, जिस पर वो साउंड वेव अभी भी हिल रही थी। अंधेरे में निखिल को अपने पीछे एक सरसराहट महसूस हुई। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। सामने की दीवार पर, जहां उसकी अपनी परछाई होनी चाहिए थी, वहां एक लंबी काली आकृति खड़ी थी जिसका हाथ निखिल के गले की तरफ बढ़ रहा था। निखिल भागकर दरवाजे की तरफ गया, पर दरवाज़ा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। कमरे में वही पुरानी रील अपने आप चलने लगी। अब आवाज़ हेडफोन से नहीं बल्कि दीवारों के अंदर से आ रही थी। वो औरत अब और भी जोर से चीख रही थी और हर चीख के साथ निखिल की अपनी आवाज़ गायब होती जा रही थी। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी। अगले दिन मकान मालिक जब किराया लेने आया तो उसने देखा कि घर खुला था। मेज़ पर रील अभी भी घूम रही थी। निखिल कमरे में नहीं था। लेकिन जब मकान मालिक ने उस रील को सुना तो उसमें एक नई आवाज़ जुड़ चुकी थी। एक आदमी की अधूरी चीख जो हर कुछ सेकंड में बीच में ही कट जाती थी। पुलिस को निखिल का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन आज भी उस घर में जो कोई भी रात को रुकता है उसे हेडफोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीवारें खुद ब खुद चीखने लगती हैं। उस रील में अपना नाम सुनने के बाद निखिल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि ये कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। अगले दिन सूरज निकलते ही निखिल उस रील के सच का पीछा करने निकल पड़ा। उसका पहला पड़ाव था शहर का केंद्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां दशकों पुराने अखबारों का रिकॉर्ड रखा जाता था। लाइब्रेरी के एक धूल भरे कोने में बैठकर उसने 14 अक्टूबर 1964 के अखबारों को खंगालना शुरू किया। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद एक छोटी सी खबर पर उसकी नज़र ठिठक गई। हेडलाइन थी,
प्रसिद्ध साउंड रिकॉर्डिस्ट की हवेली में रहस्यमयी सन्नाटा, पत्नी लापता। खबर के मुताबिक उस घर का मालिक एक सनकी साउंड रिकॉर्डिस्ट था जिसका नाम था विनायक शास्त्री। विनायक का मानना था कि दुनिया की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ध्वनि मृत्यु की अंतिम चीख होती है। वो अपनी पत्नी की आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए मशहूर था, लेकिन उसी रात के बाद उसकी पत्नी कभी नहीं देखी गई। विनायक ने पुलिस को उस रील को डिजिटल किया। उसने अनजाने में उस 1964 वाली शक्ति को आज के समय के साथ जोड़ दिया था। अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कोने में रखे पुराने खराब स्पीकरों से वही अधूरी चीख गूंजने लगी। इस बार वो आवाज़ और भी साफ थी। निखिल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च चलाई। दीवार पर उसे विनायक शास्त्री की धुंधली सी तस्वीर दिखी, लेकिन तस्वीर में विनायक की जगह अब खुद निखिल का चेहरा उभर रहा था। बेसमेंट की दीवारों से खून जैसा काला तरल पदार्थ रिसने लगा। वो रील अब तेजी से घूमने लगी थी, इतनी तेज कि उससे चिंगारियां निकलने लगीं। निखिल ने भागने की कोशिश की, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी आवाज़ उसके गले से खिंचकर उस प्लेयर के अंदर जा रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो औरत रील में क्यों चिल्ला रही थी। वो निखिल को डरा नहीं रही थी, वो उसे चेतावनी दे रही थी। वो अधूरी चीख उस औरत की नहीं, बल्कि उस चीज़ की थी जिसे विनायक ने 1964 में गलती से बुला लिया था। निखिल ने चिल्लाना चाहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके मुंह से निकली हर आवाज़ रील में रिकॉर्ड होती जा रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके शरीर का रंग फीका पड़ता जा रहा है, जैसे कोई उसकी रूह को स्याही बनाकर उस रील पर लिख रहा हो। मकान मालिक को जो रील मिली थी वो अब अधूरी नहीं थी। उसमें दो आवाज़ें थीं, एक औरत की चेतावनी और एक आदमी की कभी न खत्म होने वाली चीख। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई पुराना टेप या रिकॉर्डिंग सुने तो ध्यान दीजिएगा, कहीं उस शोर के पीछे आपकी अपनी आवाज़ तो नहीं छिपी। याद रखिए, कुछ रिकॉर्डिंग्स कभी बंद नहीं होती, वे बस एक नए कलाकार का इंतज़ार करती हैं। सावधान रहिए, क्योंकि यही है